प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के सेकंड चैप्टर अम्ल, अक्षारक एवं लवण के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, ये चौथा लेक्चर जो है आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट के साथ जो है आपको ये लेक्चर करवाऊंगा। और पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आज इस लेक्चर में आपको करवाऊंगा क्या। तो आज का जो लेक्चर है वो प्रश्न उत्तर के माध्यम से होगा। मैं आपको इंटरेस्टिंग से प्रश्न करवाऊंगा। जैसे पहला प्रश्न है कि अम्ल और अक्षारक जो विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं। और आगे देखिए कि जैसे कुछ अम्ल के नाम दिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है। ये तो अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल है, ग्लूकोज वगैरह जो है, हाइड्रोजन तो इनमें भी होता है लेकिन ये अम्ल की तरह से बिहेव नहीं करते। क्यों, क्या कारण है कि दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है, उस चीज को हम समझेंगे। और इसके अलावा इससे संबंधित जो है एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्न भी है। और ये हमारे बुक में जो है बीच में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि अम्ल या अक्षार जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं। तो सबसे पहले तो हम सुचालकता को समझते हैं अच्छी तरह से कि सुचालक क्या होते हैं। इसके लिए ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर मैं आपको जो है एक्सपेरिमेंट की सहायता से ही अम्ल और अक्षारकों की विद्युत चालकता जो है शो करके दिखाऊंगा। तो आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब देखिए कि सुचालकता को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा सेटअप तैयार किया है कि यहाँ पर एक ये हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है। इस बैटरी के पॉजिटिव से मैंने ये रेड कलर का तार जोड़ दिया है और नेगेटिव से ये ब्लैक कलर का तार जोड़ दिया है। और जैसे हम इन दोनों तारों को टच करेंगे देखिए बल्ब ग्लो करने लग जाता है। तो पहले तो मैं समझाता हूं कि बल्ब कब जलेगा, जब सर्किट कंप्लीट होगा। देखिए यहाँ से सर्किट ऐसे जब कंप्लीट होगा तो ये बल्ब जलेगा। जैसे अभी सर्किट टूटा हुआ है और बीच में क्या है, हवा चालक नहीं है, इसलिए सर्किट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसको टच करूंगा जलेगा। अब देखिए कि अगर मुझे यहाँ पर ये एक लोहे की चिमटी है, इसकी चालकता अगर चेक करनी हो तो मैं एक तार को यहाँ टच करूंगा, दूसरा यहाँ लगा करके देखूंगा। तो आप देखेंगे कि ये बल्ब अभी ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये लोहे की चिमटी भी सुचालक है। जबकि अगर हम इसकी जगह पर ये पेन ले लें, प्लास्टिक का पेन है, तो यहाँ पर देखिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये विद्युत का सुचालक नहीं है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि सुचालक वो पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को गुजरने देते हैं। ओके, तो अब देखिए कि मेरे पास यहाँ पर ये इस एक छोटी सी डिबिया में कुछ पानी है और इस पानी में मैं नींबू के रस की कुछ बूंदे जो वो डाल देता हूँ और फिर इसको मैं अच्छी तरह से घोल देता हूँ। ओके, अब ये घोल जो है अम्लीय घोल हो गया है। ओके, अब देखिए कि इस अम्ल के घोल की चालकता अगर मैंने चेक करनी हो तो देखिए मैं क्या करूंगा कि ये बल्ब के साथ की एक तार में यहाँ पर देखिए मैंने इस विलयन के अंदर डुबो दी है, सॉल्यूशन में डुबो दी है। दूसरी तार देखिए मैं अभी जैसे यहाँ पर डिप करूंगा तो बल्ब को ध्यान से देखिए, ये देखिए ग्लो करना शुरू कर दिया इसने। ओके, जैसे बाहर निकालूंगा बंद, अंदर जैसे तार डालूंगा बल्ब जो है वो जलना शुरू कर दे रहा है। ओके, इसका मतलब ये विलयन जो है वो विद्युत का सुचालक है। ओके, इसी तरह से अगर मैं इस अम्लीय विलयन की जगह पर ये देखिए मेरे पास अल्कोहल है, इसमें मिथाइल अल्कोहल है, इसको टेस्ट नहीं करना आप लोगों ने क्योंकि ये जहरीला होता है। ठीक,
अगर इसमें मैं ये दोनों तारे डालूंगा तो देखिए बल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है। और इसकी जगह पर अगर हम शुद्ध पानी ले लें, ओके, तो देखिए 1 कप में मैंने ये पानी लिया है, पानी का भरा हुआ कप आप देख सकते हैं वीडियो में। और इसमें भी अगर मैं दोनों तारे डुबाऊंगा तो बल्ब में जो कोई एक्टिविटी शो नहीं हो रही। ओके, बल्ब जो है अब भी ऑफ है। इसका मतलब शुद्ध पानी भी विद्युत धारा का कुचालक होता है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर आ जाता है, कुछ बूंदे हम एसिड की डाल देते हैं या कोई और इम्प्योरिटी आ जाती है, तो उसकी वजह से जो है कंडक्ट भी कर सकता है। जैसे वर्षा का पानी है, उसमें कई टाइप के अम्ल घुले हुए होते हैं, तो वो विद्युत धारा का सुचालक है। तो आज का लेक्चर जो है हम इन्हीं बातों पे डिस्कस करेंगे कि ये जो है विद्युत धारा के सुचालक क्यों होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं इससे। तो देखिए हमने क्या किया था कि एक बल्ब लिया था, इसके साथ एक बैटरी जोड़ी थी, और अगर यहाँ पर ये सर्किट क्लोज है तो ये बल्ब क्या है, जल उठता है। ठीक, और अब देखिए कि यहाँ पर मैंने जब अमल रखा तब भी ये जल गया था। ओके, तो वास्तव में विद्युत धारा को चलने के लिए कुछ आवेशित कणों की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर ये तांबे की तार है, तांबा आपको पता है एक धातु होता है, और धातु में से विद्युत धारा को चलने के लिए जो आवेशित कण है वो कौन से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, जब धातु में से इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो विद्युत धारा गमन करती है। ओके, लेकिन अम्लीय जो विलयन है या अक्षारीय विलयन है, उसमें क्या चीज ऐसी होती है कि जिसकी वजह से ये विद्युत धारा को कंडक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एक, जैसे बीकर में हमारे पास ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका मैंने जलीय विलयन ले लिया। तो जैसे ही इसका मैं जलीय विलयन लेता हूं तो इसमें जो H आयन है और क्लोराइड आयन है दोनों अलग अलग हो जाएंगी। ठीक, यानी इनके बीच में कुछ डिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा, तो यानी इनका क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अम्ल का क्या हो गया, आयनीकरण हो गया। ठीक, और ये आयरन जो है ये विद्युत धारा की चालकता के लिए जिम्मेवार होते हैं, कि जो काम यहाँ पर क्या कहते हैं, इसमें धातु में इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक, उसी टाइप का काम जो यहाँ पर विद्युत चालकता के लिए ये आवेशित कण करते हैं। आवेशित आयन यानी धन आयन और ऋण आयन करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए कि अम्लों अक्षारियों के जलीय विलयन सुचालक क्यों होते हैं। इसका मैंने आंसर बिल्कुल आसान सी भाषा में लिख दिया है कि अम्ल व अक्षार जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं और धन व ऋण आयन बनाते हैं। इन्हीं आयनों की उपस्थिति के कारण अम्लीय या अक्षारीय विलयन विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। अब अम्ल जो है उसके देखिए, अब आगे जो है कुछ नोट करने वाली बातें हैं कि विभिन्न अम्ल जो है मोस्टली उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, और विभिन्न अक्षारक होते हैं उनके गुण समान होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि विभिन्न अम्ल जो है वो आयनीकृत होकर के H आयन बनाते हैं और विभिन्न अक्षारक जो है आयनीकृत होकर के OH आयन बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से अम्ल जो है कौन कौन से आयन बनाते हैं। कि जैसे HCl है, H आयन प्लस क्लोराइड आयन। HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन बनाएगा। एसिटिक अम्ल जो है वो H आयन प्लस एसीटेट आयन बनाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन बनाएगा। ओके, समझिए बात को। तो अब देखिए कि सभी इन अम्लों में खास बात क्या है कि ये एक ही प्रकार के धन आयन बनाते हैं, और इन्हीं की वजह से इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। और अक्षारकों में देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा।
कैल्शियम आयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कैल्शियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। तो ये जो OH आयन जो है इनमें क्या बने, सेम बने। इनकी वजह से जो है अक्षारकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। ओके, अब देखिए कि आगे प्रश्न आता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। तो यहाँ पर इसका पूछने का मतलब ये है कि जैसे ग्लूकोज का फार्मूला देखें तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, अल्कोहल का फार्मूला देखें तो इसमें भी हाइड्रोजन है, और इधर अम्लों में भी हाइड्रोजन होता है। हालांकि जो हाइड्रोजन इसमें भी इनमें भी है, लेकिन ये दोनों जो है ये अम्लीयता शो नहीं करते, एसिडिक जो करैक्टर है वो शो नहीं करते, जबकि ये दोनों जो है अम्लीयता शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण भी वही है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो चाहे नाइट्रिक अम्ल हो, ये जलीय विलयन में क्या करते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं और H आयन और क्लोराइड आयन बनाते हैं, और H आयन की वजह से क्या करेंगे, अम्लीयता शो करेंगे। जबकि इनमें जो हाइड्रोजन होता है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है। तो लेकिन आपको यहाँ ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, तो आपने ये कहना है कि इन यौगिकों में हाइड्रोजन तो होता है परंतु ये अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि जल में विलय होने पर यह हाइड्रोजन आयन नहीं देते। ओके, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये H आयन जो टूट नहीं पाते, हाइड्रोजन टूट करके H आयन नहीं बना पाते, और इसलिए जो है ये अम्लीयता शो नहीं करते। क्लियर? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। ओके, अब जैसे हमारे पास HCl अगर लिक्विड में है, ओके, वो लिटमस पत्र का रंग बदल देगा, जबकि शुष्क मतलब सूखी हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल पाती। कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो H आयन पैदा ही नहीं कर सकती, ठीक, और H आयन की उपस्थिति में जो है, अनुपस्थिति में ये अम्लों की तरह से बिहेव ही नहीं करती। लेकिन जैसे ही HCl लिक्विड स्टेट में आता है, थोड़ा सा H और Cl के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है और ये H आयन को लूज कर सकता है, ठीक। लेकिन ड्राई अवस्था में है, शुष्क अवस्था में है, तो यह H आयन इससे अलग नहीं हो पाता, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रह जाता है। ओके, तो आपने बॉन्ड वगैरह का जिक्र नहीं करना है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, आप बड़ी क्लासेस में जाकर के इसका जिक्र कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जैसे हम लैब में जो अम्ल यूज करते हैं वो कभी भी 100% प्योर नहीं होता, क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको यहाँ वीडियो में करके दिखाए हैं उनको आप अपने टीचर की सुपरविजन में ही करके देखें, ठीक है। अकेले कभी पंगे ना लें, और 220 वोल्ट जो अपने घरों में लाइट आती है उसके साथ तो कोई एक्सपेरिमेंट ना करे तो ये अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये घातक हो सकता है। आगे देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, तो जो लेबोरेटरी में हम अम्ल यूज करते हैं वो कभी भी प्योर नहीं होते, ठीक है, वो जल के साथ है उनका विलयन होता है, ठीक। आपने जो है कभी भी अपने साइंस लैब में अम्ल पड़े हुए देखे होंगे, जैसे HCl आगे तनु लिखा होता है, कुछ HCl के आगे सांद्र लिखा होता है, ठीक। तनु का मतलब होता है कि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, अम्ल कम है। सांद्र का मतलब होता है कि अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक। तनु में अम्ल की मात्रा कम, पानी ज्यादा होता है, ठीक। और सांद्र में इसके कंपैरिजन में जो है अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक।
लेकिन जो सांद्र जिस पे लिखा है उसके अंदर भी पानी तो पानी के साथ ही विलीन होता है वो। ओके, लेकिन समस्या ये आती है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए कि अम्ल को जल में मिलाएं, जल को अम्ल में मिलाएं। अब एक नॉर्मल स्टूडेंट पूछेगा सर इसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई किसी में मिला दो, ठीक है, लेकिन इसका बहुत फर्क पड़ता है। हम सिर्फ अम्ल को जल में मिला सकते हैं, ठीक। जल को अम्ल में मिलाना खतरनाक हो सकता है। कैसे, अभी समझाता हूं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जल में आप अम्ल जो है वो डाल सकते हैं, ठीक, और अम्ल में जल नहीं डाल सकते। क्यों, समझाता हूं अभी। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जल है, ठीक, और अम्ल और जल जब भी आपस में मिलेंगे बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है निकलेगी, यानी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है ये, ठीक। बहुत ज्यादा ऊर्जा इसमें से निकलती है। तो जैसे आप इसमें ये क्या बताया मैंने, जल, अम्ल को जब आप जल में डालते हो तो देखो ऊर्जा तो निकलनी, ठीक, उष्माक्षेपी है, लेकिन जल की मात्रा अधिक होने के कारण क्या है कि तो जल की मात्रा अधिक जो है होने के कारण वो क्या है कि जो उष्मा निकलती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर अवशोषित हो जाता है, ठीक। या फिर कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि जो उष्मा है वो धीरे धीरे निकलती है। ओके, और वैसे भी अम्ल को जल में मिलाते टाइम इसको जो हिलाते रहना चाहिए। हिलाते रहने से जो है वो उष्मा जल्दी अवशोषित हो जाती है पानी के अंदर और बाहर नहीं निकल पाती, ठीक। अब देखिए कि अगर आपने एकदम से डाल दिया तो भी क्या है कि उष्मा, अब देखिए कि अगर आपने अम्ल में जल डालने की कोशिश की तो क्या होगी, यानी जैसे जल की बूंदे आप इसमें डालोगे तो उष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया होने के कारण ये जल और अम्ल जैसे रिएक्ट करेंगे यहाँ से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलेगी और वो ऊर्जा क्या करेगी, इस पानी की बूंद की एकदम से भाप बना देगी, ठीक। और ये बहुत ज्यादा गर्म भाप के जो छींटे हैं वो उछल करके आपके जैसे कपड़ों पे गिरेंगे या आपके चेहरे पर गिर सकते हैं, ठीक, और ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि इसके साथ कुछ ना कुछ अम्ल भी जाएगा, ठीक है। तो अब इतना सा पानी जो आपने ऊपर से डाला वो तो इतनी ऊर्जा को तो अवशोषित कर नहीं सकता, तो उससे क्या होगा कि ये इसके छींटे उछलने शुरू हो जाएंगे, ठीक, और ये आपकी बॉडी के लिए, आपके कपड़ों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अम्ल में कभी भी पानी नहीं मिलाना चाहिए। पानी में आप अम्ल मिला सकते हैं। ओके, तो इसको देखिए मैंने एक आसान सी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की, वो समझा देता हूँ। अब देखिए पानी की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है अम्ल में, पानी की मात्रा बढ़ाना तन्नुकरण कहलाता है। या क्वेश्चन हमारा कि अम्ल को तन्नुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित है, ये क्यों बताया जाता है, ये क्यों निर्देश है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। तो पहले तो आप ये बता दो कि जल और अम्ल की जो अभिक्रिया है वो कैसी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इसमें काफी मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। ओके, तन्नु अम्ल तैयार करने के लिए क्या करेंगे, सांद्र अम्ल को जल में डाला जाता है तो जो उष्मा उत्पन्न होगी उसको पानी, तो जल की जो अधिक मात्रा है उसको अवशोषित कर लेगी। लेकिन जब जल को सांद्र अम्ल में डाला जाता है तो उष्मा की बड़ी मात्रा तुरंत निकल जाती है, ठीक, बहुत ज्यादा उष्मा पैदा होती है और यह उष्मा जल की कुछ मात्रा को विस्फोट के साथ भाप में बदल देगी। ओके, ब्लास्ट टाइप में होगा जो हमारे
कपड़ों को, चेहरे को नुकसान पहुंचा सकता है। अत्यधिक तापमान के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है, कि जिस पात्र में आप ये अभिक्रिया करवा रहे हो वो भी टूट जाएगा तो और भी खतरनाक हो जाएगा। ठीक, तो अगर ऐसा भी कोई एक्सपेरिमेंट आपने स्कूल में करना है तो अपने टीचर की प्रेजेंस में ही करना है। अब अगले प्रश्न में कहता है कि जल के विलयन को तन्नुकृत करते अम्ल के विलयन को तन्नुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो यहाँ पर एक तो हाइड्रोनियम आयन आपके लिए शब्द नया है, एक सांद्रता नया है। ठीक, तो मैं दोनों का अर्थ बता देता हूँ कि जैसे आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि अम्ल क्या पैदा करता है, आयन पैदा करता है। और जब अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O। अब H2O और आयन आपस में मिलकर के H3O ये इस टाइप का एक आयन बनाते हैं, यानी H2O और आयन H3O आयन बनाते हैं। और ये H3O आयन जो है ये क्या कहलाता है, हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं सांद्रता की। सांद्रता का मतलब होता है कि इकाई आयतन में, इकाई आयतन का मतलब आप 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा एक क्यूब मान सकते हैं। तो ये एक इकाई आयतन है। इस इकाई आयतन में अगर आयनों की संख्या कम होगी, आयनों की मात्रा कम होगी तो उसकी सांद्रता कम है, और अधिक हो जाएगी तो सांद्रता अधिक है। तो अब अगर सिंपल सी बात है, अगर तन्नुकृत करोगे तो क्या होगा, आप पानी ज्यादा मिलाओगे उसमें। ठीक, पानी ज्यादा मिलाओगे तो क्या है कि आयन तो उतने रहने, वो तो आयन किसने पैदा करने, अम्ल ने पैदा करने। ठीक, तो और अब अगर आपने उसमें पानी मिला दिया तो आयतन बढ़ जाएगा। ठीक, आयतन बढ़ गया तो सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। ओके, क्लियर। और अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। अब देखिए कि आश्रित जल जो हम लेते हैं, प्योर वाटर जो होता है, ये जो है इसमें कोई भी आयन नहीं बनता, जल उसका आयनीकृत नहीं होता, इसलिए वो विद्युत धारा का चालक नहीं होता। जबकि वर्षा के जल में क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर के कार्बनिक अम्ल बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। और इन अम्लों की प्रेजेंस के कारण क्या होता है, आयनीकरण हो जाता है, और वो पानी जो वर्षा का पानी जो है विद्युत धारा का सुचालक बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपने ये बताना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। और इन अम्लों की प्रेजेंस के कारण ही ये क्या हो जाता है, वहां पर आयनीकरण हो जाता है और ये विद्युत धारा की चालक बन जाती है। और फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, जैसे शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जैसे क्वेश्चन है कि अगर जल की अनुपस्थिति में अगर अम्ल है तो उसका व्यवहार अम्लीय नहीं होता। अगर किसी अम्ल के अंदर जल आपने नहीं मिला है तो वो अम्लीय व्यवहार से ही नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर उसका आयनीकृत होकर के हाइड्रोनियम आयन तो बनाएगा नहीं। जब हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाएगा तो वो जो है अम्ल जैसा व्यवहार शो नहीं करेगा। अम्ल जैसे व्यवहार शो करने का मतलब है कि जैसे नीले लिटमस को लाल करना वगैरह जो है। ओके, तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय इसी वजह से नहीं होता क्योंकि वहां पर हाइड्रोनियम आयन पैदा नहीं होते। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले डिस्कस करवा दिया कि अल्कोहल और ग्लूकोज के यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह से नहीं होता। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पर ये प्रयोग जो है एक जो मैंने आपको करके दिखाया ऐसा ही प्रयोग है। इसमें कहता है कि एक बीकर में अल्कोहल और या ग्लूकोज का विलयन लो। ये बीकर है, इसमें अल्कोहल या ग्लूकोज ले लिया हमने, 2 लोहे की कीलें ले ली। ठीक, और यहाँ पर
जो है रबड़ कारक हमने लगा दिया, ठीक। और इनको एक संयोजी तार के द्वारा एक बैटरी, स्विच और बल्ब के साथ जोड़ दो, ठीक। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा नहीं, बल्ब जलेगा नहीं इसका मतलब ये विद्युत धारा का सुचालक नहीं है। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अक्षार क्या होते हैं और अक्षारक क्या होते हैं, दोनों सेम चीज है या अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर देखना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एग्जाम में से अगले लेक्चर में से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।